नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में और मेरे साथ मौजूद है शिक्षक नेता विवेक दुबे। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकारों की बहुत सारी योजनाएं लोगों के जेहन में हमेशा रहती हैं। इस सरकार के कार्यकाल में भी कर्मचारी जगत के लिए एक ऐसी योजना लाई गई जिसने एक स्वर्णिम रेखा खींच दी। वह योजना थी इस राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा, जो पिछले बजट सत्र में घोषणा की गई थी। लेकिन जो यह योजना है जिसे स्वर्णिम रेखा बताया जा रहा है, वह योजना आज किस मोड़ पे आ गई है, किस मुकाम पर आ गई है, इसकी चर्चा शिक्षक नेता विवेक दुबे से करते हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। विवेक जी, पुरानी पेंशन को लेकर थोड़ा बताना चाहता हूं कि विवेक दुबे पुरानी पेंशन को लेकर एक पोस्टर बॉय के रूप में भी पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए थे। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इनकी फ़ोटो शेयर की गई थी और बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। विवेक दुबे को भी पुरानी पेंशन योजना के कारण याद किया जाएगा, क्योंकि ये उस योजना के पोस्टर बॉय बन गए थे। विवेक जी, आज पुरानी पेंशन योजना किस मोड़ पर खड़ी है? आपने बीच में चर्चा भी की थी और विस्तार से लोगों को बताया भी था। क्या लाभ मिलता दिख रहा है? देखिए, लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी योजना जब लागू होती है तो उसका लाभान्वित होने वाला जो एरिया होता है वो छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा होता है। जैसे अगर केवल अभी लाभ की बात कर लें तो जो कर्मचारी अब नियुक्त होंगे उनको पूरी तौर पर पुरानी पेंशन का लाभ होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी तरीके से लाभ नहीं हुआ है। कर्मचारियों में जो अभी नियुक्त हो रहे हैं या जिनकी नियुक्ति 1 या 2 साल पहले हुई है, चूँकि उनका सेवा काल बहुत लंबा बचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। और जो नई पेंशन स्कीम में जो उनको पूरा लाभ नहीं मिलना था, वो ओपीएस में उनको 100% पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन जिसको नुकसान हो रहा है, जिस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ या जिस वर्ग को लाभ को लेकर पिछले 1 साल पहले जिसके लिए मुझे आपने पोस्टर बॉय का दर्जा दिया, तो उस समय जो हमने खुशहाली व्यक्त की थी वो क्यों की थी? दरअसल हमारी जो मांग थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की थी, बिना लाग लपेट के, बिना किसी ऐसे शर्त के जिसमें कर्मचारियों को नुकसान होना चालू हो जाए। तो जब पिछले बार जब घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से, तो सीधे तौर पर ओपीएस लागू किया गया था। उसके बाद जो राजपत्र आया, जो सरकारी दस्तावेज आए, जो विभाग के कुछ और दस्तावेज आए, उन्होंने जो जो स्थिति स्पष्ट की, उसमें सारे चीज़ों में कर्मचारियों को लाभ होता दिख रहा था। केवल एक चीजें थी जो थोड़ा सा शिक्षाकर्मियों के लिए, जो शिक्षाकर्मी शिक्षक बने हैं, एलबी में जो आए हैं, उनको नुकसानदेह दिख रहा था कि हमारे लिए ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि हमारी पूर्व सेवा अवधि की गणना होगी कि नहीं होगी पेंशन को लेकर। तो उसके लिए हमने बाकायदा अलग अलग संगठनों ने सरकार से बात की, सम्मेलन आयोजित हुआ, वहाँ पर मंच में बुलाया गया, आप सब ने देखा, पूरा मीडिया जगत ने देखा कि वहाँ पर दमदारी से इस बात को रखा भी गया कि इसका असली और वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब सरकार पुरानी सेवा अवधि की गणना करेगी और उसके हिसाब से पेंशन देगी। उसमें यह भी बात सामने आई थी कि यदि पुरानी सेवा की गणना अगर पूरी तरह से नहीं हो पा रही तो कम से कम जब से एनपीएस की राशि काटी जा रही है 2012 से, वहाँ से कर लिया जाए। ये भी कुछ संगठनों ने प्रस्ताव दिया था। लेकिन सारे चीजों को धत्ता बताते हुए जो अभी एक योजना लागू हुई और जो अभी इंप्लीमेंट हुआ, उसमें दिक्कत क्या होगा कि कल तक ये बात थी कि भाई शासकीय कर्मचारी जितने भी हैं जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा अवधि कम से कम उस समय से गणना होती जिस समय से वो नौकरी में आए थे। लेकिन अभी जो लागू हुआ है उसमें 2022 से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है। यानी कोई कर्मचारी यदि 2005 में नियुक्त हुआ है, आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं शिक्षक हूं या कोई हमारा जो तबका है, अगर एक कॉमन कर्मचारी की बात ले ले, किसी अन्य विभाग की, जल संसाधन विभाग के कर्मचारी की बात कर लेते हैं, वो 2005 में नियुक्त हुआ है, 30 साल की उम्र में उसकी नौकरी लगी और आज की स्थिति में 17 साल गुजरने के बाद वो 2022 में 47 साल का हो चुका है। अब उसकी नौकरी मात्र 15 साल और बची हुई है। 2022 से अगर उसको ओपीएस में लिया जाता है तो वह व्यक्ति केवल 15 साल पुरानी पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी रखता है। पुरानी पेंशन योजना में ऐसा नहीं होता कि आप 15 साल सरकार को सेवाएं दिए तो आपको पूरा का पूरा पेंशन मिल जाएगा। पेंशन
सीधे तौर पर अगर मोटे मोटे शब्दों में माना जाए आम जनता को समझाने के लिए, तो ये होता है कि जो अंतिम वेतन आपको मिल रहा है उसका आधा आपको मिलेगा। यानी यदि आप 1 लाख पा रहे हैं तो 50,000 रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन वो कब मिलता है? जब आपने सरकार को 33 साल सेवा दी हो। 33 साल सेवा आमतौर पर आदमी तभी दे पाता है जब उसकी नौकरी 29 साल तक लग गई हो, तो जाकर 62 साल की उम्र में उसकी 33 साल कंप्लीट होगी। अब स्थिति ये हो गई है कि 2005 से कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है और 29 साल में नौकरी पाया है तो सरकार को तो वो पूरी सेवा दे रहा है। मैं जल संसाधन विभाग कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, वो पूरी सेवा दिया है, इसी सरकार को दिया है। उसका ना कोई सिविलियन हुआ है ना कुछ, वो सारे तरीके से एलिजिबल है। लेकिन चूंकि ओपीएस 2022 से लागू किया जा रहा है, 1 अप्रैल 2022 से, तो मात्र 15 साल उसकी सर्विस काउंट होगी ओपीएस के लिए। अब इसमें कर्मचारी की क्या गलती है? वो कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ 15 साल ओपीएस के लिए गणना होगा। दूसरी बात, दूसरा शर्त, जो राशि अभी तक एनपीएस की कटी है उसमें से आधा हिस्सा उसको जो सरकार का था सरकार के पास वापस करना पड़ेगा। यानी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो राशि उसके खाते में डाली थी वो राशि वो सरकार के खाते में जब वापस करेगा, शपथ पत्र देगा, तब वो ओपीएस का हिस्सेदार बनेगा, उस ओपीएस का जिसमें उसको सिर्फ 15 साल के लिए लाभ मिलना है। तो एक तो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि 33 साल सर्विस नहीं की, 15 साल की, तो आधे से भी कम हो जाएगा उसका पेंशन परसेंटेज वाइज में। दूसरा, जिस राशि को केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं दे रही है, जो कि सुप्रीम ताकत होती है अपने आप में, तो वो केंद्र सरकार क्या एक कर्मचारी को राशि वापस करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि जो कर्मचारी अपने 25% की राशि निकाल रहे थे, वो राशि भी टीयर 2 में शिफ्ट हो गई है। यानी वो राशि भी अब नहीं निकल सकती, सामान्य तौर पे निकल सकते। उसको स्लैब बनाया जाता है कि टीयर 1 में जो राशि रहेगी उसमें से आप निकाल सकते हैं, टीयर 2 में से नहीं निकाल सकते। सरकारें जब बनाती हैं ये सब चीज़ें तो पहले से एक निर्धारित वो होता है, खंड है, समझ लीजिए आप उसको सामान्य भाषा में। तो अभी वहाँ से आप नहीं निकाल सकते। वहाँ से निकालने के लिए प्रोसीजर इतना लंबा है, आप आवेदन देंगे, आवेदन फॉरवर्ड होकर आपके विभाग से ट्रेजरी के पास जाएगा, ट्रेजरी वाले प्रोसेस करेंगे, फिर उसको ऊपर भेजेंगे कार्यालय को, फिर वो राज्य कार्यालय जाएगा, फिर राज्य कार्यालय से अप्रूवल मिलेगा। एक कर्मचारी का जिला स्तर और विकास खंड स्तर पर तो समस्या सुलझता नहीं है, राज्य स्तर पे उसके एनपीएस की राशि के लिए क्या परमिशन मिलेगी? कई महीने लगेंगे और मिलेगा नहीं। मतलब वो पैसे पे भी कहीं ना कहीं अघोषित रूप से रोक लग गई है। तो जो जिस राशि का हमने या जिस योजना का हमने स्वागत किया था वो 2021 की वह घोषणा थी जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कर्मचारियों को लाभ होगा। लेकिन 2022 में जो लागू किया गया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से लागू किए जाने के कारण इस योजना का कर्मचारियों को नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, जो शर्त रखा गया है कि सरकारी कर्मचारी मिली हुई आधी राशि को सरकार के खाते में कर देंगे। यदि मेरा मान लीजिए 2005 से 2022 तक कोई राशि कटा है, उसमें सरकार का भी हिस्सा था, एक हिस्सा मेरा था, वो हिस्सा तो मेरा खुद का तनख्वाह का था। तो अगर मैंने सरकार की राशि सरकार को वापस कर दी, यानी मैं इस 17 साल में मुझे 1 रुपये पेंशन का नहीं मिला, मतलब मेरे लिए पेंशन शून्य हो गया, क्योंकि जो राशि मेरे पास बची वो तो मेरी खुद की तनख्वाह की राशि है, मेरा हिस्सा काटा गया था, वो आपको वापस कर बस। तो वो तो मेरा ही हिस्सा था। यदि सरकार नहीं भी काटती तो वो राशि मुझे वेतन के तौर पर पहले ही मिल गई होती। जिस राशि के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ वो राशि तो मेरी खुद के सैलरी की है। तो फिर इस 17 साल में मुझे ना तो एनपीएस मिला ना ओपीएस मिला, क्योंकि एनपीएस तो मैं तब मानूंगा ना जब सरकार की राशि मेरे पास रहती। मैंने सरकार की राशि सरकार को वापस कर दी, तो जो राशि जमा है वो तो मेरी खुद की राशि है, उसमें जो नॉमिनल ब्याज मिला है वो मेरे खुद की राशि का ब्याज मिला है। वो पैसा तो यदि मैं खुद के भी अकाउंट में जमा करता तो उसका जो ब्याज मेरे को मिलना था मिल सकता था। आपको मैं और बता दूं, एनपीएस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शासकीय कर्मचारियों को लागू होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और आप एनपीएस के तहत अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये सुविधा मिली हुई कि आप एनपीएस के तहत अकाउंट खोल सकते हैं। कोई प्राइवेट नौकरी वाला भी एनपीएस के तहत खोल सकता है। वो अगर अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है तो एनपीएस के तहत वो अकाउंट खोल सकता है, वो एक नॉमिनल पैसा जमा कर सकता है। विगत 1 सालों से एनपीएस में पैसा नहीं जा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि जब एनपीएस की भी शर्तें पढ़ेंगे, कुछ सिस्टम है, बस मैं वहीं पे जा रहा था। एनपीएस की भी शर्तों को पढ़ेंगे तो रेगुलर उसमें पैसा जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं जाएगा तो आपके खाते को, जैसा बैंकों में होता है कि कोई खाते में अगर आप लगातार पैसे जमा नहीं करें तो उसको विथहेल्ड में डाल दिया जाता है, रोके हुए। उसी प्रकार इसमें भी है, इसमें भी कुछ जुर्माना लगता है। जैसे बैंक में आपका मिनिमम अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बैंक एक ट्रांजेक्शन चार्ज आपसे ले लेगी कि आपके में इतना पैसा होना चाहिए था, इतना पैसा नहीं है तो इसके एवज में ये जुर्माना। वैसा ही एनपीएस का भी है। तो अगर 1 साल तक रोक दी गई है राशि तो उस संकट में हम पहले फंसे हुए हैं। पैसा निकालना चाहते थे वो पैसा नहीं निकल पा रहा है, और जो लाभ मिलना है वो आधा अधूरा लाभ है। मतलब पहले हम
पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? केंद्र सरकार तो पैसा दे नहीं रही है। अगर केंद्र सरकार पैसा देती तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर कर्मचारी जो हैं वो अधर में हैं, और इसीलिए मैंने खुद वीडियो जारी करके, और बहुत सारे संगठनों ने, अगर आपने किसी से भी बात की हो तो सब बता रहे हैं कि अब स्थिति वो नहीं है जिसके लिए हमने खुशी जाहिर की थी। अगर हम पोस्टर पे बने थे तो हम इसलिए नहीं बने थे कि हमने सरकार का कोई गुणगान किया था। जो चीज़ जहाँ पर जैसी रहती है उसको मैं खास तौर पर अपने विषय में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जैसी रहती है, मैं बिना लाग लपेट के बता देता हूँ कि इसमें कर्मचारी को फायदा है, इसमें घाटा है। पिछले बार जब ओपीएस लागू हुई थी तो उसमें साफ तौर पर फायदा था, क्योंकि एनपीएस की तुलना जब आप ओपीएस से करेंगे तो ओपीएस कई गुना बेहतर है एनपीएस से, क्योंकि एनपीएस का आप सब जानते हैं शेयर मार्केट आधारित है, उसका कोई फिक्स भविष्य नहीं था। ओपीएस का एक फिक्स भविष्य होता है, इसलिए हमने उसका स्वागत किया था और इसलिए उसकी मांग की जा रही थी। लेकिन अभी जो ओपीएस दिया जा रहा है वो जो लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए सही नहीं है इसका यह प्रारूप। ओपीएस हमेशा से बढ़िया था, है और रहेगा, लेकिन जो अभी लागू हुआ है उन शर्तों को लेकर हमें तकलीफ है। पुराने कर्मचारियों के लिए एनपीएस कैसे लाभदायक हो सकती है? देखिए, एनपीएस को मैं लाभदायक इसलिए नहीं मानता, तुलनात्मक रूप से लेंगे अगर ओपीएस के तुलना में, तो इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये राशि आप एक प्राइवेट कंपनी के पास जमा करते हैं। सबसे पहली बात, शेयर मार्केट आधारित है। शेयर मार्केट में किस प्रकार बीच बीच में घटनाएं सामने आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हर्षद मेहता का कांड उठा के देख लीजिए, तेलगी घोटाला देख लीजिए, ट्विन टावर पे हमला देख लीजिए। जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, वोलेटाइल मार्केट है, मार्केट सडनली नीचे आ जाता है। आपको उस समय राशि मिलनी है, मान लीजिए उस समय कोई घटना घट गई, मार्केट 2-2, 3-3 साल तक नीचे चला जाता है। तो उस स्थिति में यदि मुझे पैसा मिलना है तो मेरी जो राशि की गणना है वो उसी समय होगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को सबसे सिक्योर माना जाता है। आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में चालू किया आज, और आप और मैं दोनों एक साथ एक समय पे चालू करते हैं। आपने तय किया कि आपको 5 साल बाद निकालना है, मैंने तय किया कि मुझे 10 साल बाद निकालना है। आपने 5 साल ही पैसा जमा किया, आपने पैसा निकाला, हो सकता है उस समय मार्केट जब समय आप निकालना चाह रहे हैं हाई पे रहे, तो आपको हाई के हिसाब से राशि मिलेगी। मैं 10 साल तक पैसा जमा करता हूं और 10वें साल जब मैं निकालने की सोच रहा हूं उस समय कोई वैश्विक बड़ी मंदी आ जाती है, कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल में आपने शेयर मार्केट का हाल देखा है, सडन मार्केट डाउन हो गया, तो उस समय के कैलकुलेशन के हिसाब से राशि आपको मिलेगी। आप 10 साल जमा करने के बाद वो राशि पाएंगे जो 5 साल वाले से कम रहेगा। अच्छा, तो आप उसको सुरक्षित भविष्य कैसे कहेंगे? जबकि ओपीएस जो कि पुराने कर्मचारियों को मिलता था, जिसके लिए पेंशन के लिए ही सरकारी नौकरी को आदमी प्रीफर करता है। देखिए, कुछ चीजें हैं जिसके लिए सरकारी नौकरी को प्राइवेट नौकरी के ऊपर तरजीह दी जाती है। आप जानते हैं कि प्रदेश में जो मुख्य सचिव के पद पर होते हैं सरकारी नौकरी में, उनकी भी तनख्वाह 3 लाख के अंडर रहती है। 3 लाख से अधिक वो भी सैलरी नहीं पाते। आप ये सोच के देखिए, एक प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो 3 लाख पाता है। इसी प्रदेश में आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को ले लीजिए, वो 5 लाख, 7 लाख, 10-10 लाख रुपए तक वेतन उठाते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और एक विभाग, मतलब एक सरकार का सबसे बड़ा मुलाजिम 3 लाख के ऊपर नहीं पाता सैलरी। तो क्यों आदमी प्रेफर करता है सरकारी नौकरी को? सरकारी नौकरी में 2-3 चीजों का सीधे तौर पर लाभ है। एक, आपकी नौकरी बची रहेगी। कोरोना काल में प्राइवेट वालों की नौकरी गई, सरकारी वाले स्थिर रहे, जैसा भी मिलेगा वो फिक्स राशि तो उनको मिलनी है। दूसरा, उसका सबसे बड़ा माना गया था ओपीएस को, कि जब आप रिटायर होंगे तो एक फिक्स राशि सरकार आपको जीने के लिए देगी। आपकी जिंदगी में अगर आप प्राइवेट नौकरी में कोई बुरी घटना, कोई बड़ी घटना घट जाती है तो प्राइवेट कंपनी आपसे कोई सरोकार नहीं रखती, लेकिन सरकार आपसे पूरी तरह से सरोकार रखती है। आप नहीं रहेंगे तो आपकी पत्नी को नौकरी मिलेगा, अनुकंपा नियुक्ति जिसे हम कहते हैं, आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगा, आपके बच्चे नौकरी पाकर स्थिर हो सकते हैं। आप सब कुछ अच्छा कर लिए और आपने 62 साल पे रिटायरमेंट लिया तो आपको आधी सैलरी पेंशन के तौर पर मिलेगी। आप बुढ़ापे में बहुत अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। इसलिए ओपीएस जरूरी है। और अगर ये सब चीजें हट जाएंगी तो फिर क्या मतलब है? अभी जो खामियां आ गई है जी, अभी हालांकि वित्त विभाग की ओर से नियम शर्तें जारी नहीं किए गए हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए सर, ये पूरा अगर लोगों को हम बता रहे हैं या सरकार के पास कोई बात रख रहे हैं लिखित रूप में, मौखिक रूप में, या अपने सोर्सेज से, जैसा होता है आमतौर पर कि हमारे भी जिन नेताओं से संपर्क है उन्हें हम ये बात समझा रहे हैं कि देखिए, पिछली बार हमको लाभ होता दिख रहा था, इस बार हमको नुकसान होता दिख रहा है। ये कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये एक बुरे समुदाय को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे 2005 में जब पेंशन बंद हुआ होगा तो उस समय के कर्मचारियों ने विरोध नहीं किया होगा, नहीं किया तो उसका जो भुगतान हुआ वो उसके बाद आने वाली पीढ़ी किए।
तो भाई उन्हीं के तो परिजन नौकरी कर रहे थे। हम यही नहीं चाहते। मुझे अगर ये बात समझ में आई तो मैंने बताया, स्पष्ट तौर पर मैंने अपना यूट्यूब वीडियो भी जारी करके बताया। मैंने आपने कहा तो मैंने आपसे भी वो किया, क्योंकि हम अपनी बात हर उस जगह पर रखेंगे जहां पर ये संशोधन हो सके। अगर मेरी सरकार से आप कहेंगे मांग क्या है, तो मैं 2-3 चीज़ें मांग रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो 2022 से शुरू किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। भाई जो जिस समय से नौकरी में आप उसको उस समय से दीजिए, तब तो उसको असली लाभ होगा। दूसरी बात, जो नियुक्ति तिथि से गणना की जाए। भाई नियुक्ति तिथि से अगर मैं सरकार को सेवा दे रहा हूँ तो फिर मेरी नियुक्ति तिथि से ओपीएस। शिक्षकों के मामले में तो ऐसा है कि कोई 2008 से नौकरी कर रहा है, 2012 से उसका एनपीएस कट रहा है और 2018 में उसका संविलियन हुआ है। सर तब यहाँ पर समानता कैसे आ पाएगी? आएगी, उसमें भी आएगी। मैं उसका रास्ता बताता हूँ। 2017 तक आपने भी नहीं सोचा होगा कि शिक्षाकर्मी शिक्षक बन जाएंगे। 18 में हो गया वो। उसके लिए हम प्रोसेस में थे कि भाई हम सरकार से अपनी बात रख रहे थे, उसी के लिए सम्मेलन किया गया था, उसी के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चाएं हो रही थी, सरकार में बैठे अन्य लोगों से भी मांग की जा रही थी। कल तक हम इस चीज़ पर अड़े हुए थे कि कैसे भी करके जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको पुराने समय से, जो उनके जिस समय से उनका क्या कहते हैं नौकरी चालू है, उस समय से उनकी गणना हो जाए। आज स्थिति ये हो गई, हमारी तो छोड़िए, अन्य विभाग के जो लोग हैं जो 2005 से सर्विस कर रहे हैं उनका भी 2022 से गणना हो रहा है। तो अब तो स्थिति ये हो गई कि सारे लोग बराबर हो गए और हमसे ज़्यादा नुकसान में वो दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार यदि ये कर ले कि हम पुराने समय से जिसकी जिस समय सेवा है उस समय से उसकी मानेंगे, यहाँ पे बात आके रुके। और शिक्षाकर्मी हमेशा से अपनी बात सरकार के पास रखते हैं, धीरे धीरे माना गया है। पहले संविलियन की कोई बात नहीं होती थी, धीरे से संविलियन एक विषय आया, धीरे से 2018 में संविलियन हो गया। एक और इसमें जैसे विसंगति, जो जैसे 2005 के बाद का जो दूसरे कर्मचारी हैं 2006-07 से उनका जैसे सेवा में आए होंगे, एनपीएस कटना शुरू हो गया होगा, लेकिन आप लोग का तो एनपीएस 2012 से कटना शुरू हुआ है एक आंदोलन के बाद। सर देखिए, सब चीज़ों का रास्ता है। एनपीएस राशि कटी थी तो ओपीएस जो है एनपीएस से बिल्कुल डिफर है। आप एनपीएस की राशि यदि हमको दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, हमको उससे अलग कर रहे हैं। यहाँ तो ये बात हुई थी ना, जब घोषणा हुई थी तो एनपीएस की राशि देने की बातें नहीं हुई थी, वो सारी राशि सरकार की हो जाती और हमको प्योर ओपीएस मिलता। भाई हम 12 से काउंट होंगे कि 5 से काउंट होंगे, 6 से काउंट होंगे, एनपीएस के परिप्रेक्ष्य में तब माना जाएगा जब सरकार को हम आधी राशि वापस करेंगे और आधी राशि खुद के पास रखेंगे। हम तो ये बोल रहे हैं ना भाई, हमारी पूरी राशि आप रख लीजिए। हमारी जितनी राशि कटी उसमें से 1 रुपया आप हमको वापस मत कीजिए, उसके बदले में हमारी पूरी सेवा गणना करते हुए आप हमको ओपीएस का लाभ दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही तो बात हुई थी भाई। कर्मचारी जो था, जैसे थोड़ी देर के लिए फिर चलते हैं, 2005 में कोई शासकीय कर्मचारी है, उसको सरकार क्यों पैसा वापस कर रही है एनपीएस का? आप मत कीजिए ना, जो पैसा केंद्र से मिलना है आप पूरा रख लीजिए। और आप ये मान चलिए कि 2005 से मेरी लायबिलिटीज है इस कर्मचारी की। भाई उसने सेवा किसको दिया है? कोई भी व्यक्ति जब सेवा देता है तो कांग्रेस या भाजपा को नहीं देता, वो सरकार को सेवा देता है। तो जिस भी कर्मचारी ने सेवा दिया, छत्तीसगढ़ सरकार को दिया, तो आप उसकी सेवा की गणना कीजिए और लास्ट में जिस दिन वो रिटायर होगा उसको पूरा ओपीएस दीजिए। आप क्यों वापस करेंगे? हाँ, और वो जो पैसा अभी तक कटौती हुई है, जिस राज्य सरकार की कटौती हुई है या कर्मचारी का पैसा है, वो पैसा आप अपने पास रखिए। ये तो मान लीजिए चुनावी साल लग गया है, लगभग अब चुनावी मोड आ चुका है एकदम जी। लगभग 11 महीने बचे हुए हैं अगली सरकार आने के लिए जी। अब इस स्थिति में मान लीजिए सरकार की ओर से ऐसी बातें, ऐसी मांगे नहीं मानी जाती, तब की स्थिति में क्या होगा प्रदेश में? देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है। पहले हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद सरकार को हम समझाते हैं क्या प्लस है क्या माइनस है। हमारे लिहाज, हमारे दृष्टिकोण से सरकार को जहाँ पर अपना प्लस नज़र आता है सरकार समझौता कर लेती है, नहीं होती तो फिर बात आगे बढ़ती जाती है। धीरे से आंदोलन का भी एक रास्ता है, लेकिन शिक्षाकर्मी संवर्ग नहीं चाहता कि बार बार सड़क पर उतरना पड़े। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यदि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करे तो उनको भी ये बात समझ में आएगा कि जिस चीज़ के लिए 2021 में सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया और ये माना गया कि ये क्रांतिकारी निर्णय है, जस्ट उसका अपोजिट 2022 में हो रहा है। आप लोग भी एक माध्यम, आपके माध्यम से भी हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं सरकार तक कि वास्तव में बहुत प्रकार से नुकसान है। देखिए, कुछ चीज़ें छूट गई थी। एक, जब 2021 में लागू किया गया तो ये भी कहा गया, रिटर्न में पत्र में है,
विभाग के पत्र में है, समान प्रशासन विभाग के, कि जो कर्मचारी मृत हो चुके हैं या जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी पुराने पेंशन के दायरे में लिया जाएगा। अब ये बताइए, जब आप 2022 से ही काउंट करेंगे तो वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? वो तो आएंगे ही नहीं भाई। वो तो 2021 में उसकी सेवा खत्म हो चुकी है या वो खत्म हो चुका है, तो उसके लिए तो ओपीएस शून्य हो गया, एक बड़े तबके के लिए खत्म हो गया। 2032 तक मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी जो 98 बैच के रिटायर हो जाएंगे, उनका तो 10 साल भी पूरा नहीं होगा। ओपीएस के लिए एक नियम यह भी है कि मिनिमम सर्विस जो है 10 साल होनी चाहिए, तो मिनिमम सर्विस 10 ही साल पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या पेंशन पाएंगे? ओपीएस मिलेगा, एक मिनिमम पेंशन जो होता है वो कब मिलेगा? 50 महीने का काउंट करें बस, 7.5 नहीं, वो फिक्स राशि है, 50 महीने काउंट नहीं, वो फिक्स राशि है। जैसे अभी 7,700 कुछ रुपए है, उसको बढ़ने की बात बोलते हैं, उतनी राशि में उसका क्या होगा? अच्छा, कोई आदमी 1 लाख रुपए तनख्वाह पाके अगर रिटायर हो रहा है 32 में, आप उसको 7,000 रुपए देंगे, क्या होगा उसका? अच्छा, तो फिर तो एनपीएस में ही ठीक है। अच्छा, वो पैसा भी नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के सारी चीजें डूबते हुए दिखाई दे रही है। बड़ा तबका 2032 एक इकलौता खाली शिक्षक संवर्ग की, और भी आपके सारे देखिए सारे वर्ग संविलियन हुआ है। इस निर्णय के बाद सबसे अधिक नुकसान उसको हो रहा है जिसकी सबसे ज्यादा लंबी सर्विस है, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत किया, जिसने सबसे ज्यादा आंदोलन खड़ा किया, जिसने समझिए कि शिक्षा व्यवस्था को या अन्य विभाग को सबसे अधिक समय दिया, वही व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान में है। ये दुर्भाग्य है। नए पीढ़ी के लोग जो कल नौकरी पाए हैं उनको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, और एक व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी खप गई उस व्यक्ति को सबसे कम लाभ मिलेगा। ये तो अन्याय है ना, इसी का विरोध किया जा रहा है। मतलब आगे चल के आंदोलन होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर रास्ता हर प्रकार से खुला हुआ है। पहले संवाद होगा, संवाद सफल ना होने की स्थिति में हड़ताल का अंतिम विकल्प होता है हमेशा से शिक्षकों के लिए। शिक्षकों ने जब भी किया है हड़ताल, सबसे पहले सरकार से बातचीत की है। बातचीत का दौर चालू हो गया है। अलग अलग संगठन अपनी बात अलग अलग माध्यम से, ज्ञापनों के जरिए या फिर अपने जिन नेताओं से उनके निकटता है, जो उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, जिन्हें उस विषय का ज्ञान है, उनके माध्यम से लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी बात समझी जाए। कम से कम इससे कुछ दिन पहले तक ये बात आ रही थी मीडिया के माध्यम से कि सरकार बैठेगी कर्मचारी नेताओं के साथ, उसका हल निकाला जाएगा। अचानक से एक फैसला सुनाया गया और बिल्कुल उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए, तो उससे क्या हुआ कि ये बीच का जो रास्ता हो सकता था, भाई हम नहीं कह रहे हैं कि कहीं पर संकट नहीं है, या हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है। केंद्र राशि नहीं दे रही है, उसका कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता था, उसके लिए चर्चा होनी थी। अगर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला है या जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, अगर उससे चर्चा हो जाती तो शायद कुछ बेटर सॉल्यूशन निकल जाता। रास्ते बहुत सारे हैं और रास्ते अभी भी निकल सकते हैं। कोई भी चीज अंतिम नहीं होता, इसी सरकार ने यह साबित किया है। हाँ, ये बात। 8 साल का संविलियन जब किया गया था तो मैं खुद एक ऐसा प्राणी था जो संविलियन से वंचित हो गया था। मेरे साथ 48,000 लोग संविलियन से वंचित हुए थे, और बाद में इसी सरकार के जो जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे माननीय टीएस सिंहदेव जी से, उनसे हम मिले। हमने बताया कि सर मध्य प्रदेश में 2 साल का संविलियन किया जा रहा है, हम उसके पड़ोसी राज्य हैं, हम उसी से अलग हुए हैं, और यहाँ पे 8 साल का बंधन रखा गया जो लॉजिकल नहीं है। तो उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने घोषणा पत्र में डाला। आपने देखा, पहला साल किसानों को, दूसरा साल कर्मचारियों को कहा गया था, तो हमारी मांग तो पूरी हुई, भले कर्मचारी वर्ग की नहीं हुई, लेकिन 2 साल में हमारा संविलियन हुआ, हम लोग संविलियन के दायरे में आ गए। तो अंतिम कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आज लागू कर दिया गया तो ये अंतिम हुआ। 5 साल खुले हुए, मतलब अभी बिल्कुल सर, 5 साल में प्रमोशन की बात की गई थी, आपकी आंखों के सामने 3 साल में प्रमोशन हुआ, अभी सरकार ने किया। तो सारे चीजों पर रास्ते हमेशा खुले होते हैं। हम सरकार से बात करेंगे, कभी आपके माध्यम से, कभी खुद डायरेक्ट, कभी ज्ञापनों के माध्यम से, और सरकार से चर्चा करके हम बताएंगे कि आपने जो निर्णय लिया है उसमें ये चीजें हमारे लिए बहुत खिलाफ में जा रही है, इसको आप सुधार लीजिए। विवेक जी, अब ये तो यहाँ तक स्थिति सब क्लियर हो गई है, लोग जान भी रहे हैं। क्या प्रदेश के जो 110-120 कर्मचारी संगठन हैं, उनके बीच में क्या 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 बातें हो रही है इस विषय को लेके? देखिए सर, सारे लोगों का तो एक साथ बात नहीं हो पाता, लेकिन जो अनुसांगिक संगठन है, एक दूसरे से जिनका जुड़ाव है या एक दूसरे से जिनकी विचारधारा मेल खाती, क्योंकि कोई भी संगठन अगर इतनी बड़ी तादाद में बन चुके हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण उनका वैचारिक मतभेद होना भी हो सकता है, और है कहीं ना कहीं विचार नहीं मिलते, सोच का तरीका अलग है, तो इसलिए इतने सारे संगठन है, तो सबकी तो बात नहीं हो रही है, लेकिन जिनके साथ जमता है वो सारे चर्चा कर रहे हैं, और सारे इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित भी हैं और प्रयत्नशील भी हैं कि किसी भी तरीके से इस समस्या का हल निकलना चाहिए। क्योंकि अगर आज इस समस्या का हल नहीं निकला तो ये मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से दुख पाएगी, और
नए लोग तो कम पाएंगे, जो बीच के लोग हैं या फिर जो बहुत पुराने हैं, उनका जब रिटायरमेंट होगा तो वो खून के आंसू रोएंगे। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ। सोच के देखिए, कोई आदमी 2031 में रिटायर हो रहा है, वो 1998 से अपना जीवन जो है इस विभाग को दे रहा है, और 31 में रिटायर होगा, 10 साल की सेवा पूरी नहीं होगी, वो पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं आ रहा है। या मान लीजिए 10 साल में आ भी गया, या उदाहरण भी रहे हैं हाँ, इस योजना के पहले से, बस कि उनके हाथ में 50,000 आया, किसी के हाथ में बिल्कुल सर, मतलब 1200 रुपए किसी को पेंशन मिल रहा है, किसी को 1400 रुपए पेंशन मिल रहा है। उस 1200-1400 रुपए से उसका क्या गुजारा होगा एनपीएस में? वही स्थिति ओपीएस में बन जाएगी, क्योंकि सर्विस अगर आप काउंट नहीं करेंगे किसी चीज का, जिस चीज का जो आधार है, ओपीएस का पूरा आधार सेवा करना है, और अगर सेवा को ही नहीं गिनती किया जा रहा है तो परसेंटेज वाइज उसका 1/3 से भी कम बनेगा। उस स्थिति में तो फिर वो खून के आंसू ही रोएगा ना। इतने साल सर्विस देने के बाद यदि वो 2031 में रिटायर होता है और कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेगा, 60 साल 62 साल में आदमी क्या कर पाएगा? तो उस स्थिति में वो तो कहीं का नहीं रहा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरा एक अंतिम सवाल है विवेक जी, आप लोगों से, आप शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं जी, शिक्षक इस विषय में चर्चा करते हैं कि नहीं, की जानकारी है नहीं लोगों को अभी? देखिए, शिक्षक चर्चा तो करते हैं, निसंदेह जैसी चर्चा होनी चाहिए, बना हुआ, हाँ, जैसी चर्चा होनी चाहिए तो उस स्तर पे तो नहीं हो पाया है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, लेकिन चर्चा का विषय है। जो जागरूक शिक्षक है वो लगातार इस विषय को चर्चा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया जो अभी सबसे बड़ा हथियार है, उस पर चर्चाओं का दौर जारी है। हर आदमी कम से कम अपने नुकसान को अवश्य समझता है, लाभ को समझे या ना समझे, तो चर्चा का विषय है। और निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि समय का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच में जो भी संवाद का रास्ता है वो सारे रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, सरकार तक धीरे धीरे अपनी बात पहुंचाई जा रही है, और कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, सरकार परिवर्तित कर सकता है। जो नीति नियम आएंगे उसके बाद ही जी आगे लेंगे, लेकिन जो अभी मोटा मोटी समझ में आया है कैबिनेट के निर्णय के बाद, उसकी स्थिति ये जो आपने बताया वैसी लग रही है। बिल्कुल वैसा ही है, उससे और खतरनाक है समझ लीजिए। कुछ पॉइंट तो छूट भी जाते हैं, लेकिन अच्छा तो कतई नहीं है। सेवा आप गणना नहीं करेंगे, पैसा आप हमसे वापस ले लेंगे, मतलब 17 साल 15 साल लोग ठगा गए, उनको कोई पेंशन मिला ही नहीं, जीरो पेंशन। तो हर तरीके से स्थिति जो है गंभीर है, और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जितना वाहवाही किया गया था उतना ही निंदा का विषय हो जाएगा अगर ये पूर्ण रूपेण लागू हो जाता है, जैसा कि कैबिनेट में निर्णय हुआ है वैसे करने से। जी, पुरानी पेंशन को लेकर अब शिक्षक और शिक्षक संघ, कर्मचारी नेता और अन्य कर्मचारी संगठन धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और ये अपने आप में आज एक चर्चा का विषय भी बन गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो ये संवाद चल रहा है पुरानी पेंशन को लेकर, वो अब ठहर सा गया है, क्योंकि केंद्र ने उस राशि को राज्य को देने से मना कर दिया गया है। इसीलिए बीच में कैबिनेट का निर्णय भी आया है, लेकिन इस निर्णय से लाभ कम शिक्षकों और पुरानी सेवा की गणना न होने की वजह से कर्मचारियों को नुकसान भी होता दिख रहा है। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।